हाय फ्रेंड्स, मैं शबाब अली, आपका अपना साइंस टीचर। आई एम बैक विद माई न्यू अनदर वीडियो। आई नो यू ऑल आर वेटिंग फॉर माई न्यू वीडियोज, बट योर वेट इज एंड। आई एम हेयर नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। आप लोगों का इतना प्यार दे करके मुझे सपोर्ट मिला और मैं आगे और काम करने की सोच रहा हूँ। I did not expect that. Really, I did not expect that. You're too much love, you're too much support, you're too much encourage to me. So I am really happy and I am very lucky. So thank you. Let's discuss about our topic cell. Cell. We discussed about in last video some basic informations. We will carry on this topic. So सेल के बारे में अगर मैंने छोटी छोटी बात बताई थी आपको, उनको अगर हम देखना चाहें तो सेल का जो साइंटिफिक नेम बताया, अगर लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया था तो इसमें समझ लें। सेल का जो साइंटिफिक नेम अगर हम बोले तो साइटो। किस नाम से जानेंगे? साइटो के नाम से जानेंगे। और अगर सेल की स्टडी जो की जाती है उस सेल स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और अगर हम बात करें सेल की डिस्कवरी की, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर कर रखा है, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में वापस आ जाए क्या बात थी। तो जिसकी सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। लिविंग सेल्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो लियोवेनहॉक ने की थी। हमारी जो सेल थ्योरी दी थी जिसके बारे में मैंने बताया था, स्लेडन एंड शॉन नाम के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेल थ्योरी को बताया था। इसके बाद हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। इसके बाद मैंने बताया था कि हमारे लार्जेस्ट सेल जो होती है जो पूरे अर्थ पर वो होती है ओस्ट्रिच एग। फिर हम बात करते हैं अगर स्मॉलेस्ट इन ह्यूमन सेल्स के बारे में बात करें, अगर सबसे छोटी ह्यूमन सेल की बात करें तो स्पर्म कही जाती है। और सबसे बड़ी की अगर बात करें तो फीमेल का ओवा, या उसका अनदर नेम एग भी बोल सकते हैं। और ये तो रही लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मीन्स बड़ी। और अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट की बात करें तो न्यूरॉन हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। अच्छा, लॉन्गेस्ट की बात हो गई। अब बात आती है अनडिवाइडेड, जो एक बार चोट लगने पर या डेड होने पर दोबारा क्या नहीं हो सकती? तैयार नहीं हो सकती। उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। वो कौन सा पार्ट होता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेल्स होती है। न्यूरॉन जिसके बारे में बात की थी, जो लॉन्गेस्ट होती है, वो ऐसी सेल भी होती है जो अनडिवाइडेड होती है। इसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कई बार जब किसी के ब्रेन में चोट लग जाती है तो वो चोट परमानेंट उसके रह जाती है और उसको बहुत प्रॉब्लम देती है। इसका रीजन यही है कि जो ब्रेन में लगने वाली चोट होती है उसकी वजह से सेल आगे सेल डिवीजन करके उस सेल की रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं, आसपास की सेल डिवीजन करके उसको रिपेयरिंग करके नई सेल्स नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो चोट बहुत नुकसानदायक होती है। बात अगर करें फास्ट डिवीजन की, सेल डिवीजन, हम इसके बारे में और क्लियर में आगे डिटेल में पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी छोटा छोटा पुराना रिवाइज कर लेते हैं। फास्ट डिवीजन किस ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है तो वो सबसे तेज किसके अंदर पाया जाता है? लिवर के अंदर। अगर लिवर के अंदर हमारी सेल डैमेज होती है तो सबसे तेज सेल का जो रिपेयरिंग होती है वो लिवर के अंदर ही होती है। इस तरीके से दो चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना कि अनडिवाइडेड जो सेल डिवीजन होता है वो किसके अंदर होता है? न्यूरॉन के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पाई जाती है। और इसके अलावा जो फास्ट डिवीजन सबसे तेज सेल का डिवीजन होता है वो किसके अंदर होता है? लिवर के अंदर। आई होप आप सबने ये पहले पढ़ लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सही से अगर आप पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते। सो हम आगे बढ़ते हैं सेल के बारे में। तो हमने सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब हम सेल के पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि सेल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से सेल बनी होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होती है। अगर हम बात करें सेल की सबसे बाहर की लेयर की, जिससे सेल एकदम बंद रहती है, जिस मेम्ब्रेन से वो बंद रहती है उस सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? पूरे सेल्स के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके अंदर जितना भी पार्टिकल्स होते हैं या जितनी भी जो चीजें होती हैं उन सबको एक बंद करके रखती है, एक झिल्ली के अंदर, एक परत के अंदर, जिसको मेम्ब्रेन बोला जाता है। जिस तरीके से हम मार्केट से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो मार्केट से सामान अलग अलग टाइप से चुन चुन कर लाते हैं, उसको एक पॉलिथीन के अंदर बंद कर लेते हैं और सारे चीजों को एक के अंदर रख लेते हैं, एक बैग के अंदर रख लेते हैं। तो ये एक तरीके से बैग की तरह होती है, जब सारी पॉलिथीन्स को, सारे सामान को एक ही पॉलिथीन के अंदर रख लिया जाता है। वो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे सेल की। अगर हम सेल्स की बात करें सेल मेम्ब्रेन तो ये एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है और प्लांट सेल्स के अंदर भी। अब सिर्फ एनिमल से ही मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एनिमल सेल से ही मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है सभी ह्यूमंस के लिए भी,
अपने जो एनिमल्स होते हैं वो किसी भी टाइप्स के एनिमल्स हो उन सब के लिए, और प्लांट सेल सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन अवेलेबल रहती है। अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन जरूर होगी। फिर उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन सभी ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर बंद करके रखती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जिस तरीके से अपन पॉलिथीन के अंदर सारे सामान, जैसे मार्केट से सब्जी लेने गए तो कुछ प्याज खरीदी, कुछ आलू खरीदे, कुछ बैंगन खरीदे, कुछ इन टाइप की चीजें जो अपन मार्केट से लेते हैं उनको सबको एक पॉलिथीन के अंदर बंद कर लेते हैं। इसी तरीके से सारी चीजों को सेल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, अंदर की जो चीजें होती है छोटी छोटी, उन सबको अंदर अपने अंदर बांध करके रखती है। इस तरीके से हम सेल मेम्ब्रेन को समझ सकते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन एक पार्ट हो गया, ऊपर की लेयर वाला पार्ट। अगर हम बात करें सेल वॉल की, ये क्या होता है, तो सेल वॉल जैसे अगर हमें क्या जरूरत पड़ती है कि एक में पॉलिथीन के हमने अंदर बहुत सारा सामान रख लिया, लेकिन अब हम उसको लेकर के चले और हमें ये डर है कि वो फट करके सारा सामान निकल नहीं जाए, तो हम उसको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए एक और लेयर उसके ऊपर, यानी कि 2 पॉलिथीन उसके ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होती है, हमें एक स्ट्रक्चर देने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बोन्स रहती है, लेकिन प्लांट के अंदर तो बोन्स अवेलेबल होती नहीं है। तो उनकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, रिजिडिटी देने के लिए सेल वॉल अवेलेबल रहती है। उनके ऊपर एक और लेयर चढ़ी रहती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है, सेल वॉल। ये सेल वॉल सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल्स के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल्स के अंदर। ये एनिमल सेल्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती। इसी तरीके से सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज आप सब जानते होंगे, सेल्यूलोज क्या होता है। सेल्यूलोज क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जिसको ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट इट, सेल्यूलोज। फिर उसके बाद बात करें अगर हम नेक्स्ट बात, तो ये क्या करना, इसका मेन वर्क क्या होता है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन देना। प्लांट्स से मतलब प्लांट सेल्स को प्रोटेक्शन देना, इसका काम सेल वॉल का काम। तो ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस है। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल प्लांट के अंदर, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर रखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अभी हमने बात की सेल मेम्ब्रेन की, प्लांट सेल्स के अंदर और ह्यूमन एनिमल सेल्स के अंदर। अगर हम बात करें सेल के अंदर वाले पार्ट्स की, जो एक जेली लिक्विड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी सेल्स के लिए अलग अलग काम करते हैं। उन अलग अलग काम करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स में अगर हम सबसे पहले पढ़ना चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने 3rd नंबर इसलिए डाला है क्योंकि अपन ने फर्स्ट पे सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था, सेकंड पे सेल वॉल पढ़ लिया था, 3rd पर हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन सब बहुत अच्छे से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कह सकते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क ही क्या होता है कि जो हमने रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन गैस, जो ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन गैस इनहेल की थी, जो हमारे अंदर की तरफ ऑक्सीजन गैस गई थी, और हमने जो फूड लिया था, जो डाइजेस्ट हुआ था, उस डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड को उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, एनर्जी में। तो ये एक तरीके का पावर हाउस हो गया जो हमारी बॉडी को, हमारी सेल्स को क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए, और ये जो एनर्जी जिस फॉर्म में बनाता है उसको बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं, एटीपी, जिसको करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर आप कोई भी चीज लेने जाओगे तो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया। तो कोई भी काम करने के लिए रुपये की जरूरत, करेंसी की नीड होगी। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वर्क करने, कोई भी एनर्जी की जो नीड होती है वो इस करेंसी से पूरी होती है। तो एनर्जी की जो नीड होती है वो जब एटीपी देता है उस ऑर्गन्स को, जब वो एटीपी उस ऑर्गन्स को मिलते हैं तब वो कोई काम कर पाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। इतना क्लियर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डबल लेयर वाली होती है। और इंपॉर्टेंट नाम जो माना जाता है वो इसकी अंदर की जो लेयर होती है, कर्व्ड वाली जो लेयर रहती है, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टी नाम से जानते हैं, आप याद रखना। और सेकेंड बात करते हैं हम गोल्जी बॉडीज की। गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है कि जो भी सेल्स के अंदर जो चीज तैयार हुई है उन चीजों को ट्रांसफर करने का काम होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ये एक ट्रक की तरह, एक बस की तरह काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर नहीं, हर सेल्स के अंदर, सभी सेल्स के अंदर एक बॉडी की तरह काम करती है और आगे तक उन चीजों को पहुंचाती है। जैसे मेरे बॉडी के अंदर
मान लो कि इस हैंड से मैं कोई हार्ड वर्क कर रहा हूं और इस हैंड से हार्ड वर्क करने के बाद क्या हो रहा है कि मेरा ये हाथ थक गया, माइटोकॉन्ड्रिया मुझे एनर्जी बना बना करके दे रहा है पर उतनी एनर्जी नहीं दे पा रहा है जितनी की इसे नीड है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। तो और बॉडीज को क्या पता लग रहा है कि जब दूसरे अपने पड़ोस में जब काम चल रहा है, अपने दूसरे एंड में काम चल रहा है, तो वहां पर क्या नहीं हो पा रही है, एनर्जी की पूर्ति नहीं हो पा रही। तो और सेल्स के अंदर, जो सभी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है हमारी बॉडी के अंदर, तो सभी सेल्स क्या करती हैं, सभी सेल्स अपने अपने माइटोकॉन्ड्रिया से बनी हुई एनर्जी को अपनी गोल्गी बॉडीज को बोलती हैं कि ये जाकर के इस वाले हैंड को सारी एनर्जी पहुंचा दो, वहां पर नीड होती है। हम सब फैमिली के अंदर रहते हैं, हमारे समाज के अंदर रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके रहते हैं, उसी तरीके से ये भी एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं और उस हेल्प में चीजों को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडीज करती हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की अगर बात करें तो ये हमारे बॉडी की सेल्स जो होती हैं उन सेल्स का सबसे ज्यादा एरिया कवर करके रखता है। ठीक है, और एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे हमारी बॉडी है पूरी, वो कितने मतलब 65% वाटर से बनी हुई है। कितने से? 65% वाटर की बनी हुई है। अगर हम सोचें कि 65%, अगर हम मान लो 100 किलो के हैं, 100 kgs के हैं, तो हमारी बॉडी का 65 kg तो किसने क्या कवर कर रखा है, वाटर में। तो हम सोचे कि हमारे बॉडी के अंदर इतना वाटर कहाँ है, पेट के अंदर तो हमें नजर ही नहीं आता, या मतलब पेट के अंदर तो फील ही नहीं होता इतना वाटर, लेकिन हमारे पेट के अंदर नहीं है वो वाटर। वाटर कहाँ है, हमारी सेल्स के वॉक्यूल्स के अंदर भरा हुआ रहता है। जो 65% जो वाटर है हमारी बॉडी को पूरा एरिया है, वो हमारी हर सेल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर फिल रहता है। तो जो सेल होती है उसका ज्यादातर एरिया वॉक्यूल्स ही कवर करके रखता है। ह्यूमन सेल्स के अंदर तो ये फिर भी कम एरिया कवर करता है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके ज्यादातर एरिया 50% से लेकर के प्लांट सेल के अंदर 50% से लेकर 90% तक सेल का पार्ट वैक्यूल से कवर करके रखता है, क्योंकि वाटर की नीड उनको ज्यादा रहती है, तो वाटर को होल्ड करके अपनी सेल्स के अंदर रख लेती है, स्टोर करके रख लेती है। तो प्लांट सेल्स के अंदर 50 से 90% वाटर कहां रहता है, इस वैक्यूल्स के अंदर ही अवेलेबल रहता है। अगर फिर हम बात आती है सेंट्रोसोम्स की, हाँ ये सेंट्रोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी सेल्स का, बहुत काम की चीज होती है, जो क्या करती है हमारे लिए, हमारी बॉडी के अंदर जब कोई चोट लगती है तो हमारी सेल्स की वजह से डैमेज रहती है, उन डैमेज हुई हुई सेल्स की रिपेयरिंग के लिए कौन काम आते हैं, सेंट्रोसोम्स काम आते हैं, जो हमारी सेल्स की क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। यानी कि ये एक बात वैसे बोलना चाहें तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जब जब हमारी बॉडी को सेल डिवीजन की नीड होती है तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिए सेल डिवीजन करते हैं। सेल डिवीजन से मतलब आप ये मत समझना कि सेल को डिवाइड करके खत्म कर दिया, खत्म नहीं, सेल डिवीजन होकर के दो पार्ट्स में बट करके वो नई सेल्स बनकर के तैयार हो जाती है, और जो आसपास की जो डेड हुई सेल्स थी या खाली हुई सेल्स थी उन जगहों को पूरा कर देती है। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम्स बिल्कुल काम नहीं करते हैं, अवेलेबल ही नहीं रहते, तो यहाँ वहां पर क्या नहीं होता, सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता, जबकि लिवर के अंदर बहुत तेजी से ये काम करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट ईआर की, किसकी आती है, ईआर। ईआर की फुल फॉर्म बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। फर्स्ट SER, सेकेंड RER। अगर SER फुल फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइटिंग पे मत जाना, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, पर आप चीजों को समझें। ER ये 2 टाइप्स की होती हैं। SER जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अभी स्मूथ और रफ नाम कैसे पड़ा, जो RER रहते हैं इनके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक के पार्ट की बात बता रहा हूं, ये RER के ऊपर छोटे छोटे क्या मिलते हैं, हमें राइबोसोम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, राइबोसोम्स, जो क्या तैयार करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं इसके लिए, ER के लिए। ठीक है, RER जो छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन को रेडी करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है, इस तरीके से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, SER और RER। ये रफ किसकी वजह से होते हैं, राइबोसोम्स की वजह से होते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम्स एक दाने दाने टाइप की स्ट्रक्चर होती है। जैसे मैं समझाना चाहूँ यहाँ पर,
यहाँ पर राइबोसोम्स है, वैसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रोटीन का ही पार्ट है ना। ये मान लो कोई अपनी सेल है, ठीक है। ये जो इस पर सेल का कोई शेप नहीं होता, कोई फिक्स साइज नहीं होता, साइज तो होता है सॉरी, शेप नहीं होता। ये क्या है हमारे इसके ऊपर, राइबोसोम्स। और ये इधर बिल्कुल स्मूथ पार्ट, प्लेन वाला, ठीक है। इस वाला पार्ट जो स्मूथ है, ये तो क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है, इसको बोलते हैं SER। ये बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा है, प्योर साफ नजर आ रहा है। जबकि ये दानेदार वाला जो है, ये रफ नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं RER, राइबोसोम्स की वजह से। तो राइबोसोम्स का वर्क तो मैंने समझा ही दिया कि राइबोसोम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की कमी होती है वो राइबोसोम्स ही बनाते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपना लाइसोसोम। लाइसोसोम्स भी एक ऑर्गेनेल्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। इसको क्या भी बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। उसका रीजन, इसकी पहले सबसे डिस्कवरी किसने की थी, डी डूबे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसके अलावा इसके अंदर ये क्या होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर है ना। उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर भरे रहते हैं। जब सेल्स की कोई रिपेयरिंग करनी, मतलब सेल के जो कुछ पार्ट्स डेड हो जाते हैं उनकी सफाई करनी होती है, उनको क्लीन करना होता है, तब वो क्या थोड़ा थोड़ा एंजाइम्स को रिलीज करके उनकी क्लीनिंग का काम करता है। जैसे इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बहुत ज्यादा हाई पावर के होते हैं, जो चीजों को एकदम अगर किसी सेल ऑर्गन के ऊपर गिरा दे तो उसको पूरा जला करके खत्म कर सकते हैं। तो उसको या डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसको पाचन कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं पूरा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि किसी रीजन की वजह से, अगर कि आप किसी आपके डिसीज हो गया कोई, या फिर कोई ज्यादा चोट लग गई जिसकी वजह से लाइसोसोम ही मर गया, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर से जो निकलने वाले हाई एंजाइम्स हैं, ठीक है, हाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनका कर देते हैं, पूरी सेल्स को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग भी बोला जाता है, या दूसरे वर्ड में अपन इसको एटम बॉम्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपनी सेल्स को उड़ा करके खत्म हो जाता है। इसलिए इसको सुसाइड बैग या एटम बॉम्ब बोला जाता है। हाँ, ये क्या रहता है कि आरबीसी के अंदर जो हमारी सेल रहती है, ब्लड का एक पार्ट होता है आरबीसी, उस आरबीसी के अंदर एब्सेंस रहती है, इसलिए आरबीसी की कमी भी क्या नहीं होता है, ये लाइसोसोम इसकी क्लीनिंग नहीं करता है, इसलिए आरबीसी हमेशा प्लिया में जाकर ही खत्म होती है, जो हमारे साइड में रहती है। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की, कि ये मैंने सारी चीज आपको समझाई दी, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कभी इतनी चोट लग जाती है कि हमारे नील हो जाते हैं, ब्लू कलर का एक मार्क पड़ जाता है ना, जब कभी पुलिस वाले कभी पीट देते हैं, या किसी चीज के अंदर हमारी फिंगर आ जाती है, कभी निशान हो जाता है हमारे, कभी ऐसा लग जाता है, तो हमारे, या फिर टीचर पीट रहे, पुलिस वाला तो गलत एग्जाम्पल ले लिया मैंने, पुलिस वाला तो कहीं पिटना भी नहीं। तो अगर हमारे टीचर कभी ज्यादा पीट देते हैं तो उनका क्या हो जाता है, एक निशान हो जाता है भाई, मार्क हो जाता है। वो मार्क क्या होता है, नील पड़ जाता है, घर वाले उसको देखते हैं, घबराते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारी सेल्स के ऊपर जब ज्यादा पावर में चोट लगती है तो हमारी सेल्स के सभी पार्ट्स मर जाते हैं, और साथ में कौन भी मर जाता है, लाइसोसोम्स भी मर जाते हैं। अब लाइसोसोम भी मर गए तो सेल की क्लीनिंग का काम कौन करेगा, तो उस जगह पर वो डेड सेल्स काफी टाइम तक पड़ी रह जाती है, तो वो निशान जो रहता है हमारे नील का, वो हमेशा परमानेंट तो नहीं, पर 1-2 दिन के लिए फिक्स रह जाता है। फिर आसपास की सेल्स को उसके बारे में पता लगता है, आसपास के पड़ोस के उसके बारे में पता लगता है, तो जो आसपास की सेल्स रहती है उनके अंदर अवेलेबल लाइसोसोम्स क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स को, अपने हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पड़ोस में, अपने साइड में भेजते हैं, और उन सेल्स की क्लीनिंग का काम करते हैं। क्योंकि क्लीनिंग का काम सेल के अंदर जो काम कर रहा था लाइसोसोम, वो खुद ही उनके साथ डेड होकर के मरा पड़ा है, तो कौन क्लीनिंग का काम करेगा, इसलिए वहां पर नील का निशान काफी दिन तक रह जाता है, 2-3 दिन के आसपास रह जाता है। इस तरीके से लाइसोसोम हमारा किसका काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है, सुसाइड बैग भी इसको बोला जाता है। अब बात आती है लास्ट हमारे इसकी, न्यूक्लियस की। एक सेकेंड, तो हम बात करते हैं न्यूक्लियस की।
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस नाम से याद आ जाते हैं हमारे टोडाइम के एक फेमस स्कूल है न्यूक्लियस, जिसमें मैं भी पढ़ा हूँ और हमारे जो हमारे स्कूल के नहीं पूरे टोडाइम के फेमस टीचर हैं मिस्टर तला अहमद और इसला अहमद जी, वो इस स्कूल को चलाते हैं। तो उन्होंने लास्ट वीडियो में मेरे कमेंट भी किया था, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए कि मेरे एक टीचर ने और जो मेरे एक रोल मॉडल है एक तरीके के, उन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनका एक न्यूक्लियस नाम से स्कूल भी चलता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, सबका बॉस होता है ना, इसी तरीके से टोडाइम का बॉस है कौन, न्यूक्लियस स्कूल। ऐसे ही अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। न्यूक्लियस क्या होता है कि हमारी जो सेल होती है वो सेल का क्या कहलाता है, ये बॉस ऑफ द सेल। बॉस ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है आसपास के अंदर, मतलब जितने भी ऑर्गेनेल्स काम कर रहे थे, इन सब ऑर्गेनेल्स के ऊपर नजर रखने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का। ये सबका बॉस होता है, इसके ऑर्डर के बिना कोई कुछ भी काम नहीं करता। जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल सर रहते हैं, उनकी बात मानकर ही सबको काम करना होता है, इसी तरीके से हमारे जो सेल रहती हैं उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स काम कर रहे हैं वो सब न्यूक्लियस की बात मानकर ही अपना सारा काम करते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो काम की चीजें वो अवेलेबल रहते हैं क्रोमोसोम्स। आई होप आपको ये दिख रहा होगा शायद, हाँ। तो बॉस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन के बने। अच्छा, डीएनए प्लस प्रोटीन के बने हुए ये जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं या हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उनको आने वाली नई जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं क्रोमोसोम्स। और ये कहाँ अवेलेबल रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और जब सेल डिवीजन होता है, तो सबसे पहले किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के क्रोमोसोम्स को अपनी नई सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि अपनी पुरानी वाली सेल से जब कोई नई सेल्स बनती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक बनने वाली नई सेल्स के अंदर सीधे सीधे नजर आए, वो किसकी हेल्प से, डीएनए की हेल्प से। चलो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको मजा आया होगा, आप सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और मैं एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहता हूँ आपके इतने प्यार के लिए, जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी लास्ट वीडियो को इतना अच्छे से देखा। इसको भी आप अच्छे से देखें, वायरल करें, ठीक है। बाय। अच्छा चलता हूँ।